जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 27 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर, जो कि बाइलिंगुअल आपको क्लास मिल रही है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो दोनों मीडियम के छात्र इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है, जो आपको एग्जाम में एज देगी। तो चलिए 27 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, किस देश की संसद ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल? तो देखिए, अगर आप नेसेट यहां पे पकड़ रहे हैं वर्ड, तो नेसेट जो वर्ड यूज होता है वो इजराइल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप इजराइल याद रखिएगा। ठीक है, तो वहां की जो संसद है, वहां की जो पार्लियामेंट है, उसका नाम नेसेट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दो चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। तो आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं, यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है, तो इजराइल की पार्लियामेंट ने सम्मानित किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से ऑनर्ड किया, ध्यान में रखिएगा। अब क्यों किया ये भी समझ लेते हैं। तो भारत और इजराइल के बीच में जो रिश्ते हैं, अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से, वो बहुत अच्छे रहे हैं। तो जो भारत और इजराइल के बीच में रणनीतिक संबंध है, यानी जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशन, वो बहुत शानदार रहे हैं। और इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का असाधारण योगदान है, एक कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहां पे सम्मानित किया गया है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको बताया, जो इजराइल की संसद है उसको नेसेट बोला जाता है। तो नेसेट यहां पर दिया गया है, दिस ऑनर हैज बीन गिवन बाय इजराइल पार्लियामेंट नेसेट। और ये सम्मान पाने वाले पहले यहां पे भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये अवार्ड यहां पे दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि और भी महत्वपूर्ण डिटेल्स को समझते हैं। अगर आप भी देखें तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के 2 दिनों की यात्रा पर गए हुए हैं। तो यहां पर यरूशलेम जगह है, इजराइल की जो कैपिटल है वो यरूशलेम है। इजराइल की संसद को यहां पे ये संबोधित किया है, इन्होंने एड्रेस किया वहां पर और अपनी बात रखी है। और नेसेट को संबोधित करने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात यहां पे इजराइल की करेंगे। इजराइल कहां पर है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो आप यहां पे मैप पे पहले इजराइल को देखो, ये भारत है। और भारत के आप वेस्ट में देखेंगे तो यहां पर इजिप्ट के पास अफ्रीका, जो आप यहां पर देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, वहां पर आपको इजराइल देखने को मिलेगा। और जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहां पे इजराइल देखिए, इजराइल के साथ मैं आपको 4 नेबरिंग कंट्री पढ़ा रहा हूं, 4 पड़ोसी देश। तो पहला यहां पर देखो जॉर्डन है, पहला। दूसरा आप यहां पे देखो लेबनान है। तीसरा यहां पर देखो सीरिया है। 3 देश हो गए। और चौथा देश है इजिप्ट। जो विवाद यहां पे इजराइल पे बना रहता है, वो इसके लिए यहां पर ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वेस्ट बैंक कहलाता है। और यहां पे गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है। ये जो दोनों एरिया है, यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है और इजराइल में रहते यहूदी। और इन्हीं के बीच में धर्म युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। फिर बाकी देश मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, सीरिया का भी, ईरान का भी। इस प्रकार से यहां पे डिस्टर्बेंस हमेशा से बना रहता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखो इजराइल की जो कैपिटल है वो है क्या, यरूशलेम, ध्यान में रखेंगे। इजराइल के अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम इजाक हारजोग। प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतान्याहू, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। पड़ोसी देशों की बात हमने यहां पे कर ली है, वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था। अब देखिए इजराइल जो है, अगर आप देखिए गौर से यहां पे, तो ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, जो पूरे यूरोप से लगा हुआ है। उसके ठीक ईस्ट में, ठीक पूर्व में आपको इजराइल देखने को मिलेगा। तो आपने यहां पे पूरी लोकेशन को समझ लिया, आपके दिमाग में सारी चीजें फिट हो गई होंगी और बैठ गई होंगी। अब देखो दोस्तों, बात यहां पे हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के अवार्ड की। तो हाल ही में जो महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं उसको मैं रिवाइज करा देता हूं, और 10 मिनट के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि एक टॉपिक में लेके आऊं और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को जितने भी अवार्ड दिए गए हैं
वो भी मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, डिटेल से समझा दूंगा। तो अभी देखो ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया, तो नाम से स्पष्ट है किसने दिया है, ओमान देश ने दिया है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, हाल ही में इथोपिया की यात्रा पर गए थे, तब इथोपिया ने इनको यहां पे अवार्ड किया था। फिर है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट, यहां पर देखिए एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस, तो ये नमीबिया ने अवार्ड दिया है देश के प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, यहां पे ब्राजील ने इनको सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये त्रिनिदाद टोबैगो के द्वारा दिया गया सम्मान है। तो ये सारे महत्वपूर्ण अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए हैं, और 10 मिनट में मैं टॉपिक लेके आऊंगा जो 2023-24 और भी पिछले जो 2014 से अवार्ड दिए गए हैं वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल से मैं आपको पूरा समझा दूंगा, वो मैं टॉपिक लेके आऊंगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर को किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने दुनिया का सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज BBR हवाई संघर्ष माना है? ऑपरेशन सिंदूर हैज कंसिडर्ड बाय विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉन्फ्लिक्ट? तो इस बात को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IISS कहते हैं, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसका क्या मतलब होता है समझाता हूं कि देखिए हवाई हमले जब किए जाते हैं तो उसका एक रेंज होता है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000, 3000, उस रेंज से यहां पे हिट किया जाता है। तो इसका मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां पर बहुत दूर से निशाना मारा गया। और आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स ने कितनी अपनी ताकत दिखाई है, इसमें राफेल का इस्तेमाल किया गया। और कल यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे थे, बड़ी अजीब सी बात कही, बड़ा मजाकिया, मतलब यहां पे पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। वो कह रहे थे कि अगर हम भारत पाकिस्तान के युद्ध को नहीं रोकते तो हो सकता था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती। एक बड़ा स्टेटमेंट यहां पे दिया, और इससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है किसी देश पर, तो पाकिस्तान पे जरूर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है फिर से। तो लंदन में ये संस्थान है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और इन्होंने इस बात को कहा है कि 2025 में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो दुनिया का सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज वायु से वायु संघर्ष था, एयर टू एयर कॉन्फ्लिक्ट था जो यहां पर किया गया। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया है कि जो विमानों के द्वारा इस्तेमाल किया गया मिसाइल और रॉकेट था वो बहुत दूर से दागा गया, ठीक है। तो यहां पर इसलिए इसको कहा जा रहा है कि काफी बेहतरीन तरीके से भारत ने इसको ऑपरेट भी किया है। तो यहां पर 87 घंटे लगभग कॉन्फ्लिक्ट चला है, जिसमें एडवांस जेट विमानों का इस्तेमाल हुआ है, बहुत दूरी से हमला किया गया है। इस बात को इस इंस्टीट्यूट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। हमारे देश के नौजवान हैं ही ऐसे, उन सभी पर हमें बहुत प्राउड है, हमारा देश गर्व करता है। ऐसे सैनिकों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। और एक बार आप सभी इन सभी के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो 7 मई 2025 का वो डेट है, आपको याद होगा जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। तब हमने क्यों स्टार्ट किया था आपको ये भी पता होगा कि आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में। जो हमला हुआ था वो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। आजकल 2 सालों के करंट अफेयर ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि पिछले वर्ष की चीजों को भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा गया। उसके बाद फिर हमने फैसला किया वी विल टेक रिवेंज, और हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। हमने इसके लिए पनिटिव एक्शन स्टार्ट किया। पाकिस्तान में जो टेररिज्म को पाकिस्तान बैक करता है, सपोर्ट करता है, हमने तीनों सेनाओं को, आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को, तीनों सेनाओं ने यहां पे भाग लिया और इनको यहां पे टारगेट किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे। हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से किस भारतीय रिटायर हो गए हैं? तो हमारे गौरव अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने पहली बार हमें एक इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिखाया था। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में भारत को यहां पे स्वर्ण पदक दिलाया, ठीक है। तो भारतीय निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिटायर हो गए। IOC कमेटी है जो पूरी दुनिया में ओलंपिक के आयोजन कराती है और वेन्यू डिसाइड करती है। तो 2018 में इस कमेटी को हिस्सा बने थे। 2026 में इनका पूरा जो टेन्योर है, इनका जो टर्म है,
इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई। तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग रेंज में इन्होंने भारत को पहला इंडिविजुअल गोल्ड दिलाया था। ठीक है, तो अभिनव को साल 2000 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। 2002 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, सबसे बड़ा ये भी सर्वोच्च सम्मान है, वैसे सबसे बड़ा यही है, उसके बाद अर्जुन अवार्ड आता है। ठीक है, तो यहां पर अर्जुन अवार्ड 1961 से स्टार्ट हुआ है, और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये कब से स्टार्ट हुआ है, 92-93 में सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में स्थापित हुआ 23 जून को। हर वर्ष हम ओलंपिक दिवस भी मनाते 23 जून को, और स्थापित करने के पीछे यहां पर पियरे डी कुबार्टिन के द्वारा किया गया। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और ओलंपिक खेलों को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम आईओसी का होता है। इसमें आप देखें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो आप यहां पर पीछे देख रहे हैं, इस पे 5 छल्ले होते हैं जो 5 अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में हुआ था, और 1908 में पहली बार खिलाड़ियों ने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, झंडे को रिप्रेजेंट करते हुए मार्च पास्ट किया था। अभी हाल ही में इसकी जो अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे देश से बिलोंग करती हैं। यह बात आप सभी नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आपसे रोज 3 प्रश्न पूछता हूं, वापस से आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के वेस्टर्न कोस्ट में पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? और WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है, सभी साथियों को देना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर है। पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर हाल ही में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? तो पेरू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश आता है जिसके नए राष्ट्रपति कुछ समय के लिए बनाए गए हैं, जोस मारिया बल्काजर। क्या नाम है? जोस मारिया बल्काजर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आप मेरे पीछे यहां पर देखिए, पेरू की जो पार्लियामेंट है वहां पे भ्रष्टाचार के आरोपों में महाभियोग झेल रहे, इंपीचमेंट हमारे भारत में भी है, आर्टिकल 61, जहां पर राष्ट्रपति जब संविधान के खिलाफ या उसके ऊपर कोई ऐसा संगीन आरोप लगा है तो उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको इंपीचमेंट महाभियोग कहते हैं। तो जो इनके पहले राष्ट्रपति थे, इनका नाम है जोस जेरी, उनको हटाए जाने के बाद यहां पे कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बनाए गए, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। मारिया बल्काजर को देश को नया इंटीरियम प्रेसिडेंट बनाया गया है कुछ समय के लिए। अंतरिम मतलब होता है कुछ समय के लिए। तो मारिया बल्काजर जो है 2016 के बाद पेरू के 8th प्रेसिडेंट, 8वें राष्ट्रपति यहां पर बने हैं। पेरू कहां पर है? आइए लोकेशन को देखते हैं। तो भारत के रिस्पेक्ट में आप देखिए पेरू बहुत दूर है, यहां पर पेरू आता है। तो ये साउथ अमेरिका में आता है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये पेरू है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में आने वाला देश पेरू है। इसकी कैपिटल लीमा है, और यहां के अगर आपसे पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो अर्नेस्टो अल्वारेज मिरांडा यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखिए पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगा, इधर आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा, इधर ब्राजील है, इधर बोलिविया है, इधर चिली है। आप यहां पर देखिए इसकी कैपिटल है लीमा। दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वतमाला वो एंडीज पर्वतमाला है, जो कहां पर आती है? पेरू में आती। कहां पर आती? पेरू में आती। 7200 किलोमीटर की जो लंबी पर्वतमाला है वो यहां पर पेरू में आती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए पेरू की बात करें तो पेरू की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश है, स्पेनिश बोली जाती है। और जहां पे नेविगेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है एक जगह से दूसरी जगह लाने में, दुनिया की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, इसका नाम है टिटिकाका, वो पेरू में आती है। और पेरू में एंडीज पर्वतमाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हाल ही में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं पढ़ा देता हूं। सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर ड्यूरो मैकेट बने हैं।
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बने हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसर हैं। ठीक है। ब्राइस ओलिगी नगुएमा गैबोन के प्रेसिडेंट हैं। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट डेनियल नोबोआ हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। इजराइल के सैन्य प्रमुख है इयाल जमीर। ठीक है। और फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट। उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं यामांडू ओरसी। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। तो सारी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। हाल ही में किस राज्य या यूटी में राहवीर योजना शुरू करी गई है? तो राहवीर योजना हाल ही में दिल्ली में स्टार्ट करी गई है और नाम से स्पष्ट है, जिनकी रोड में एक्सीडेंट हो जाती है और उनको ठीक समय में हॉस्पिटल के लिए उपचार के लिए पहुंचाया जाएगा, उनको यहां पे सम्मानित किया जाएगा। तो सड़क दुर्घटना में जान बचाने वाले लोगों को यहां पे प्रमोट किया जा रहा है। अभी क्या धारणा बनी हुई है हमारे समाज में, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसको बचाने नहीं जाते हैं। लोग कहते हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए कि हम इस एक्सीडेंट में शामिल थे। ठीक है। तो राहवीर योजना लागू करने का डिसीजन यहां पे दिया। ऐसी योजना केंद्र ने भी लॉन्च किया है। तो गोल्डन आवर में घायल जो हॉस्पिटल में पहुंचाएगा, ये गोल्डन आवर क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, हाल ही में आपने एक घटना सुनी भी होगी, मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया भी था कि एक साहिल नाम का लड़का था, उसको रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने उसको एक्सीडेंट किया, खून बह रहा था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से 2 घंटे तक उसको किसी हॉस्पिटल में टाइम से पहुंचाया नहीं और उसकी डेथ हो जाती है। और वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, तो उसकी भी जिंदगी गई, उसकी मां की भी जिंदगी गई। अगर उसको टाइम से पहुंचा दिया गया होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो 25,000 रुपए का कैश प्राइज यहां पे राहवीर को दिया जाएगा। तो गोल्डन आवर वो टाइम होता है जब किसी का एक्सीडेंट हो, तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो इस योजना का उद्देश्य गुड समैरिटियन नियमों के तहत लोगों की हेल्प करने को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। अब दिल्ली के करंट अफेयर को पढ़ते हैं। मेरे पीछे रेखा गुप्ता देख रहे हैं, दिल्ली की वर्तमान चीफ मिनिस्टर है। हाल ही में इन्होंने कौशल विकास योजना स्टार्ट करी है, जिसका मकसद है स्किल को डेवलप करना। दिल्ली लखपतिया बिटिया योजना स्टार्ट करी है। 56,000 रुपए दिया जाएगा, जिसकी 2 बिटिया है। 18 साल तक होने तक उसको 1 लाख रुपए वो हो जाएगा। अशोक कुमार दिल्ली के हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया है। प्लास्ट इंडिया 2026 न्यू दिल्ली में हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में, विशेष बलों के बीच में एक संयुक्त अभ्यास हो रहा है, इसको कहते हैं वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो वज्र प्रहार कहां पे हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। सी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ये अभ्यास जो है इसका 16th एडिशन हो रहा है, 16वां संस्करण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलो, वहां पर SFTS है, जिसे कहते हैं स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, वहां पे शुरू किया गया है। ठीक है। वज्र प्रहार कब से कब तक चलेगा? तो 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 16 मार्च तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका मेन जो फोकस है कि कई बार हमें पर्वत पे युद्ध करना पड़ता है और आतंकवाद के खिलाफ हमें अभियान चलाना पड़ता है, तो इसको यहां पर मजबूत करने के लिए यहां पर मेन फोकस रखा गया है। तो वज्र प्रहार का जो पहला एडिशन था 2010 में ऑर्गेनाइज किया गया था, ध्यान में रखिएगा। अब भारत अमेरिका के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, एक बार मैं वो भी रिवाइज करा देता हूं। तो युद्ध अभ्यास हुआ है भारत अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार के बारे में आपको बता रहा हूं। टाइगर ट्रम्प भी होता है, भारत अमेरिका के बीच में होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कोप इंडिया होता है, इंडियन एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स के बीच में। एक मालावार अभ्यास होता है, मल्टीनेशनल होता है, इसमें क्वाड देश शामिल होते हैं। तो जय कोड मैंने आपको बताया था, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 4 सदस्य देश हैं जो कि चाइना के खिलाफ ये संगठन बनाया गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बहुत सारे नए बच्चे आज जुड़े होंगे, तो आप सभी का मैं पहले स्वागत करता हूं और आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको कहूंगा कि जो आपने प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने एप्लीकेशन की मदद से अपनी जो हमें लव है वो पहुंचाया है।
और स्टडी केयर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें जो आप क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप ई बुक्स में जाएंगे तो आपको हर महीने की मासिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, 6 महीने की ई बुक और करंट अफेयर्स की मैराथन ई बुक, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। आज सुबह 7 बजे 10 मिनट में वर्तमान में कौन क्या पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक एसएससी जीडी वालों और आरआरबी एनटीपीसी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, यहां से 1-2 नंबर की नियुक्तियां पूछी जाएंगी। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो 18,000 जीके जीएस के प्रैक्टिस करिए टेस्ट और 12 महीने का मंथली टेस्ट, और प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो यहां पे बेहतरीन कॉम्बो पैक्स है दोस्तों, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर और सबसे नॉमिनल कॉस्ट में है। 12 महीने की हिंदी मीडियम, 12 महीने की इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर, 12 महीने का करंट अफेयर, 12 महीने का टेस्ट जनवरी से लेकर दिसंबर, और 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक, 12 महीने का टेस्ट और 18,000 जीके जीएस के प्रश्नों का संकलन है इस कॉम्बो पैक में। जाइएगा, कूपन कोड 12 मंथ 100 यूज करिएगा। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट है, आप हमें मैसेज करिए और जिसको भी कोई इशू आता है उसके लिए भी हम ध्यान देंगे। और 2025 के लिए भी है ना, 2025 अर्जुन जी फाउंडेशन बैच में तो जरूर जुड़िए आप, जहां पे पूरे साल 1000 वीडियो, आप सोच सकते 399 में आपको मिल रहा है। फरवरी 900 कूपन कोड का यूज करिएगा। 3 साल की वैधता, हिस्ट्री, एंसेंट, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब पढ़ाया जाएगा। 18,000 जीके जीएस के प्रश्न फ्री, 2026-25 का मंथली टेस्ट फ्री, 2026-25 का मंथली ई बुक फ्री, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे जाके आपको एनरोल होना है। और टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, यहां पर इनका राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हर एक राज्य के इलेक्शन कमीशन और हमारा इलेक्शन कमीशन यहां पे बैठक करेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रहा है? तो नई दिल्ली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अब आइए जानते हैं क्यों हो रहा है, क्या मकसद है इसका। तो नई दिल्ली में दोस्तों भारत मंडपम में, जहां पे G20 सम्मेलन हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा सम्मेलन 27 सालों के बाद हो रहा है। हाल ही में एआई समिट भी हुआ था, वो भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो 27 साल के बाद ऐसा कोई सम्मेलन हो रहा है। तो आखिरी बार कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो जितने भी स्टेट, जितने भी यूटी हैं, उन सभी राज्यों के जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो यहां पर आएंगे, अपनी यहां पे सलाह देंगे किस प्रकार से हम चुनाव की प्रक्रिया को और मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र को हम और ज्यादा गहरा बना सकते हैं, इस पे चर्चा होगी। तो यहां पर कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ ये पार्टिसिपेशन चल रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग और राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों के बीच में जो कानूनी ढांचा है उसको और कैसे मजबूती दी जा सकती है, इसके लिए यहां पे बैठक हो रही है। हाल ही में यहां पर ईसी नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रीय चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आर्टिकल 324 से लेकर 329 भाग नंबर 15 में इसके बारे में बताया गया है। 18 साल का जो व्यक्ति हो जाता है वो वोट कास्ट कर सकता है, यह आर्टिकल नंबर 326 में बताया गया है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका संविधान में पहले से ही जिक्र किया गया है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनके साथ 2 और अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप उनका बताइए, उनका क्या क्या नाम है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा चुनाव आयोग के काम होते हैं देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, देश के प्रेसिडेंट और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कराने में इसका यहां पे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। 65 वर्ष रिटायरमेंट एज होती है। इन सब के अपॉइंटमेंट देश का प्रेसिडेंट करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में हमने पहले से चर्चा करी है। भारतीय रेलवे के द्वारा हाल ही में एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया है, आप सभी डाउनलोड कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। और ये है रेल वन।
और इसके बारे में पहले से चर्चा की जा रही थी। रेल वन में आपको सभी सुविधा एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो भारतीय रेलवे जो है, आप सभी टिकट बुक करते हैं, अनारक्षित टिकट, जिसमें आपको अर्जेंट में ट्रैवल करना होता है तो लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उसकी जगह पर अनरिजर्व टिकट आपको बुक करना है। आपको प्लेटफॉर्म का पास चाहिए। अगर आपको सीजन टिकटिंग बुक करनी है, एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया रेल वन, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके हेल्प से सभी प्रकार के टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। जो यूटीएस ऐप था, आप भी कभी यूज किए होंगे, तो उसको 1 मार्च से बंद करने का फैसला किया है। तो इसके यात्री जो है अब प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट, ये सब यहां पे बुकिंग करेंगे नए एप्लीकेशन की मदद से। यूटीएस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च हुए, उसको भी पढ़ा देता हूं। तो सुजलम भारत ऐप, सुजलम भारत एप्लीकेशन, सुजलम भारत ऐप को लॉन्च किया है। माय भारत मोबाइल ऐप युवा मामले में खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया, जिसमें पूरा लैंड का रिकॉर्ड रहेगा। आधार ऐप ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको यहां पे प्रोत्साहित किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आरपीएफ ने संज्ञान एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें नए कानूनों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं रहा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस देश के साथ वन, वन्य जीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया किस कंट्री के साथ? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, इन सभी के लिए। तो नेपाल के साथ हाल ही में समझौता किया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, वो नेपाल सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के साथ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, इन सभी क्षेत्रों में मिलकर के काम करेगा और दोनों देश इन सभी सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा जो कि नेपाल को भारत से जोड़ेगा और बेहतर तरीके से इंटरलिंकिंग करके हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके भारत सरकार में पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं और नेपाल सरकार के पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद चौलोगेन, ये दोनों ने मिलकर के यहाँ पे हस्ताक्षर किया न्यू दिल्ली में, और दोनों ने इन सभी मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 10 ही रहा, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला दोस्तों कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया। देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में यहां पे शेगांव है, तो 4 दिन का नेशनल आरोग्य मेला स्टार्ट किया, उद्घाटन किया है। तो ये 25 से स्टार्ट हुआ है, 28 फरवरी तक ये चलने वाला है। तो भारत में जो आयुष मंत्रालय है, जो खासकर हमारी ट्रेडिशनल चीजों पे विश्वास रखता है, जैसे हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथी है ना, यूनानी, इन सभी का इस्तेमाल होता था, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। तो आयुष मंत्रालय विशेष रूप से इन सभी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने पे काम कर रहा है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के द्वारा और आयुष मंत्रालय दोनों मिलकर के यहां पर क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन करा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़े। तो आयुष चिकित्सा पद्धति और औषधि खेती को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है ना। लोग अगर मेडिकल कल्टीवेशन करेंगे तभी तो उस प्रकार की दवाएं बनेगी, तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किस कंपनी के साथ एआई गाओटेक इनोवेशन, गाओटेक यानी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन का फैसला लिया है? तो आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसे हम बोलते हैं, आईबीएम, और यहां पर एआई गाओटेक इनोवेशन सेंटर का योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शुरुआत करी है। तो आईबीएम के साथ ये उद्घाटन किया है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि वर्तमान में सीएम है। तो आईबीएम के साथ मिलकर के इनोवेशन को बढ़ाते हुए गवर्नेंस, जिसमें सरकार की योजनाओं को हर लोगों तक पहुंचाना, एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाना जिसमें हर व्यक्ति खुश रहे, संतुष्ट रहे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पे दोनों
जो यूपी सरकार है और आईबीएम काम करेंगे। ठीक है, आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जीवनी किस भाषा में हाल ही में प्रकाशित करी गई है? तो ये गुजराती भाषा में पब्लिश करी गई है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आइए जानते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर, और यह है रजनीकांत पटेल जी। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद नाम की गुजराती जीवनी का विमोचन किया है, इनॉग्रेशन किया है। तो ये जो बुक है वो एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है उस पर बेस्ड है। अगर आप देखें तो श्रील प्रभुपाद जो है, इनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि जो कृष्ण की टीचिंग है, जो गीता की जो टीचिंग है, वो केवल देश तक नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। ये इस्कॉन अलग अलग जगह पे, हर जगह पे आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल बनाए गए हैं। ठीक है, आप अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखेंगे। तो इस्कॉन की संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भी थे, और इस पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर उषा उपाध्याय। ठीक है, बात समझ में आई आपको? दोस्तों 12 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सब ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब बारी है आपके टेस्ट करने की। आइए जानते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। जनवरी 2025 में जो करंट अफेयर आप सबने पढ़ा था उसका करेंगे रिवीजन। आइए देखते हैं। शाया मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण वशिष्ठ, डी राइट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस राज्य में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को असम में यहां पे स्टार्ट किया है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? ठीक है, तो ये कहां पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को विदर्भ ने जीता, जो कि क्रिकेट ट्रॉफी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नितिन नवीन को अपॉइंट किया गया। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। समुद्री अभियान लोकायान 26, इसमें भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? तो इसमें आईएनएस सुदर्शनी भाग ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस में गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट हुआ है? तो यह है ऑपरेशन प्रहार, बी इसका राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2026 का पहला चरण कहां पे शुरू हुआ है? तो लेह लद्दाख में स्टार्ट हुआ, सी इसका राइट आंसर होगा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जिसे हाल ही में पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये कहां पे है? राजस्थान में है, बी सही उत्तर होगा। प्यारे साथियों, आपने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था 26 फरवरी का, उसका हम रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 25-26 फरवरी को किस देश की ऑफिशियल यात्रा करी है? तो इजराइल की ऑफिशियल यात्रा पर थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो केरला का नाम केरलम कर दिया गया है। अग्निवर्षा सैन्य युद्धाभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो पोखरण पर इसका आयोजन किया गया। रॉब जेटन किस देश के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो रॉब जेटन नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने, पहले गे प्राइम मिनिस्टर बने यूरोप के। नई दिल्ली घोषणा पत्र को अब दुनिया के कितने देशों का समर्थन मिल चुका है? तो 91 देशों का समर्थन यहां पे मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एडवांस डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। रियो ओपन 2026 में पहला एटीपी टूर खिताब किसने जीता है? ये जीता टॉमस मार्टिन एचवेरी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना स्टार्ट करने की घोषणा करी है? तो राजस्थान ने यहां पे शुरुआत करी है। संयुक्त राष्ट्र में किस भारतीय क्रिकेटर को सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन नॉमिनेट किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया है। धर्म गार्जन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जन, वायु गार्जन, जिमैक्स मैत्री होता है। अब हम लूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न 2012 में,
वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहला नामोल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ए इसका राइट आंसर होगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। भारत के स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के बारे में साक्ष्य मिलता है, तो कहां से मिलता है? तो अतरंजी खेड़ा में इसकी जानकारी मिलती है। आज का सवाल है, किस देश की संसद ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया? कमेंट बॉक्स पे आप बताएं। मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही, पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है और ये किस लिए जाने जाते, कमेंट बॉक्स पे बताइए। दोस्तों 26 फरवरी के टेस्ट का रिजल्ट देखें तो अमित मीना, विवेक कुमार गुप्ता, संध्या चौरसिया, संजीत, स्नेहा, शहजाद, अनय, हरीश, नीरज, संतोष कुमार दास, आप सभी यहाँ पे टॉप 10 टॉपर से देखिए टेस्ट सीरीज रेगुलर देते रहिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि ऐसा किसी चैनल में नहीं होता पूरे इंडिया में जहां पे पूरा पढ़ाया जाए और फिर लास्ट में डेली हमारा 10-15 मिनट टेस्ट भी हो जाए। तो आप टेस्ट सीरीज में जाइए, वहां पे डेली करंट अफेयर टेस्ट होगा, वहां पे डेली टेस्ट दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने नए बच्चे हैं आप सभी इस मुहिम में जुड़े, आप सभी पढ़ें और इस क्लास में और क्या बेहतर हो सकता है आप कमेंट बॉक्स पे आप जरूर बताएं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट सीरीज में जाएं, यहां पे डेली करंट अफेयर का टेस्ट दें और डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है आपको यहां पे मिलेगी। आप यहाँ पे ई बुक्स में जाएंगे तो आपको मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, स्ट्रैटेजी के ई बुक, ये सब ई बुक आपको यहीं पे मिलेगा। आप प्रीमियम कोर्सेस पे जाएंगे तो ये जरूर ज्वाइन करें। 2025-2026 12 महीने तक, जनवरी से लेकर दिसंबर, आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी। आपको यहां पे करंट अफेयर की मैगजीन और टेस्ट मिलेगा। आपको यहां पे करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट 18,000 जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम सारे बच्चों के लिए व्यवस्था यहां पे है और यहीं पे अर्जुन जीएस भी है। तो कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 2025 के करंट अफेयर्स के टेस्ट के साथ जिनको ज्वाइन होना है वो भी ज्वाइन हो सकता है। और अभी अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का जीके जीएस का बैच है। ऐसा कंटेंट आप पूरे नहीं पढ़ पाओगे किसी भी चैनल में। जो कंटेंट यहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 399 रुपीज में पूरा विषय आप पढ़ोगे, 11 विषय पढ़ोगे और फरवरी 900 कूपन कोड आप यूज करना, 3 साल की वैधता मिलेगी। रेलवे, डिफेंस, एसएससी, स्टेट पीएससी सभी एग्जाम को टारगेट करता है बैच। इसके साथ क्या मिलेगा? 18,000 जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 2026-2025 का 12 महीने का मंथली टेस्ट, 2026-2025 की 12 महीने की ई बुक आपको मिलेगी। प्रीमियम कोर्सेज में जाओगे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में 2025 की 12 महीने की ई बुक भी चाहिए तो भी आपको वहीं पे उपलब्ध कराई गई है। ईयरली ई बुक भी है, मंथली बुक्स भी है और बहुत सारी स्ट्रैटेजी की बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी बुक्स हैं आपके लिए। तो आप जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स में जाओगे तो वहां से आप ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो करते रहिए। पीडीएफ अपडेट न्यूज के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।